जनों को नमस्कार। आज की 84वीं 84th भावगंगा में आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने वसंत पंचमी मनाई थी और आज बहुत ही दुखद कर देने वाला, पूरे देश को गमगीन कर देने वाला समाचार मिला। सुबह सुबह लता जी नहीं रहीं। पूरे देश और देश ही क्या, पूरी दुनिया पर जो भी हिंदी भाषी हैं और बहुत सारे नॉन हिंदी भाषी भी लता जी के गानों के मुरीद थे। उनके गाने दिल में बसते थे। वो किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी मतांतर को मानने वाले हों, सब लता जी के फैन थे। लता जी सबके दिलों में बसती थी। तो उनका जाना बहुत ही तकलीफ देह रहा। तमाम सारे टीवी चैनल्स पर आज लता जी ही छाई रहीं और 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 1000 मिलियन का फिर 1 ट्रिलियन होता है और फिर 1000 ट्रिलियन का 1 जिलियन होता है। तो कई टीवी चैनल्स पर चल रहा था कि जिलियंस पब्लिक या लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता जी नहीं रही। लता जी को भावगंगा के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जीवन भर अपने गीतों के माध्यम से लता जी ने भावगंगा बहाई है। तो ये भावगंगा उनकी भावगंगा को श्रद्धांजलि देती है, नमन करती है और हमेशा वो ऐसे ही याद रखी जाएंगी। लोगों के दिलों में उनका वही स्थान रहेगा, बल्कि और बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। तो सब शब्द जवाब दे जाते हैं लता जी को याद करने में। हम लोग तो बचपन से उन्हीं के गाने सुन सुन करके बड़े हुए हैं। अक्सर जब गाने सुनने की बात आई और तमाम सारे आजकल नए नए वो आ गए हैं कि गूगल प्ले लता मंगेशकर या प्ले किशोर कुमार या प्ले मुकेश, तो कितनी बार हुआ है वो गूगल के जो सॉन्ग्स का वो आता है कि हमारे यहाँ सब लोग यही कहते हैं कि गूगल, हे गूगल प्ले लता मंगेशकर। जब और कुछ समझ में नहीं आता तो प्ले लता मंगेशकर। इतनी आदत पड़ चुकी है लता मंगेशकर को सुनने की। तो ऐसी लता जी का जाना, एक तो विश्वास नहीं होता और उसको स्वीकार करने को तैयार भी मन नहीं है। और लेकिन जो सच्चाई है वो उनका भौतिक शरीर तो चला गया, लेकिन उनको जो लाखों गाने हैं वो कहाँ चले जाएंगे। वो तो हमारे दिलों में रहेंगे, आसपास गूंजेंगे, वातावरण में गूंजेंगे, चैनल्स पर गूंजेंगे, लोगों के कान में कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, लोग गुनगुनाते रहेंगे। तो लता जी का जाना वास्तव में बहुत बड़ा देश को एक आघात है, एक क्षति है जिसकी पूर्ति पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। वैसे तो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो कितने तरह तरह की बातें, कुछ सत्य कुछ असत्य कुछ भ्रामक, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन आज एक बात पर ढेर सारे टीवी चैनल्स पे एक बात दिखाई गई, कही गई जो सत्य थी, सत्य के अलावा और कुछ नहीं थी। और उसमें यह था कि जो वास्तविक भारत रत्न रहा है वो चला गया। जो सच्चा भारत रत्न था वो चला गया। सभी ये मान रहे थे कि भारत रत्न चाहे पॉलिटिकल रीजन से, चाहे अन्य किसी कारणों से, दबाव से, प्रभाव से दिए गए हों, लेकिन लता मंगेशकर का जो भारत रत्न दिया जाना था वह वास्तव में
भारत रत्न थी, सच्ची भारत रत्न, सबके दिलों पर राज्य करती थी। और शायद ही पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कोई ऐसा हो जो लता जी को ना पसंद करता हो, कोई उनका दीवाना ना हो। वैसे तो उनका जीवन झंझावातों से भरा रहा। आज ही उनका एक टीवी इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आप अगर अगला जन्म होता है तो फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर से लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँ, क्योंकि बड़ी तकलीफदेह जिंदगी रही है लता मंगेशकर की। मैं दोबारा एक सीधी सादी अल्लड़ बच्ची की तरह से जीना चाहूँगी, जिसका कोई इस तरह के झंझावात और तकलीफ़ें ना हों। लेकिन वही है ना कि जो इम्तहान होते हैं वही व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, वही सीढ़ियाँ बनते हैं। तो लता जी ने वैसी ज़िंदगी संघर्ष से भरपूर जी है, लेकिन उसके बाद वही दुख लेती रहीं और लोगों को आनंद देती रहीं। एक बेमिसाल ज़िंदगी, एक दिए की लौ की तरह से जो अपने को जलाती रहती है और रोशनी करती रहती है, उस तरह की ज़िंदगी लता ने जिया है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि सभी चैनल्स इस बात को दिखा रहे थे मोस्ट, असली भारत रत्न चली गई, जो लोगों के दिल जिनको भारत रत्न दे रहा था वो चली गई। तो कम से कम एक बार तो टीवी चैनल्स ने सच बोला। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस पीड़ा की घड़ी में टीवी चैनल्स ने उनको वह स्थान दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। वास्तविक भारत रत्न की हकदार थी। और अगर मेरे उस एक्सटेंडेड बॉडी वाली थ्योरी को माना जाए कि हमारा शरीर वहाँ तक है जहाँ तक से हम जुड़े हुए हैं, जहाँ तक की संवेदना से हम जुड़े हुए हैं, जहाँ तक हमारा जुड़ाव है, जहाँ जहाँ से हम जुड़े हुए हैं वहाँ वहाँ तक हमारा शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम परिवार से जुड़े हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार है। अगर हम प्रकृति से, समाज से जुड़े हुए हैं तो समाज हमारे शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम पूरे देश से, पूरी धरती से जुड़े हुए हैं तो पूरी धरती हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है, पूरा देश हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है। या पूरा देश या पूरी धरती एक विराट शरीर है और हम उसके अंग हैं। या यही भाव और आगे बढ़ाइए तो अगर पूरा ब्रह्मांड से हम जुड़ाव महसूस करते हैं, संवेदना महसूस करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर का एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। या पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर और हम उसके जीवंत अंग। अगर उस सिद्धांत पर जाइए तो लता जी का जुड़ाव कहाँ कहाँ से था। जितने लोग उनके गाने सुनते हैं, गानों को प्यार करते हैं, लता जी को प्यार करते हैं, सब तो उनके एक्सटेंडेड बॉडी हैं, उनके शरीर का विस्तार है, एक बड़ा शरीर है, उन्हीं का शरीर है, एक्सटेंडेड बॉडी है। तो लता जी का एक हिस्सा गया, लेकिन इतने सारे तो हैं, तो लता जी मरी कहाँ? लता जी की मृत्यु कहाँ हुई? वो तो जीवित हैं। इसीलिए अब मैं अक्सर कहता हूँ कि मृत्यु असंभव है। कोई व्यक्ति जिसकी संवेदना अपने शरीर से बाहर गई, जिसकी एक्सटेंडेड बॉडी बढ़ी, इस शरीर से बाहर हुई, उसका तो मृत्यु असंभव है। वह जहाँ जहाँ तक जिस जिस रूप में उसका जुड़ाव रहा, संवेदना का विस्तार रहा, वहाँ वहाँ वो जिंदा रहता है। तो लता जी तो कभी नहीं मर सकती। वो तो हमारे ख्याल से उनके गानों के जो वाइब्रेशंस हैं पूरी धरती पर या पूरे ब्रह्मांड में यूं ही गूंजते रहेंगे। तो लता जी की मृत्यु तो असंभव है। लता जी की मृत्यु तो असंभव है। वह हम सब में जीवित हैं, पूरे वातावरण में जीवित हैं, पूरे धरती पे जीवित हैं और पूरे ब्रह्मांड में जीवित हैं। तो लता जी को ना कोई मार सकता है और ना वो मर सकती हैं। वो जीवित हैं और जीवित रहेंगी। हाँ, हमसे बातचीत नहीं हो सकती, उनसे रूबरू साक्षात बातचीत नहीं हो सकती,
लेकिन उनके गाने साक्षात ही, या उनकी आवाज़, उनकी बातचीत, उनके इंटरव्यूज़, उनके विचार, वह सब आ, हमेशा ही उन्हें जीवित रखेंगे। उनकी तो मृत्यु असंभव है। अभी ह्यूमन वैल्यूज़ वाले प्रोग्राम में जो पिछला हुआ था 13वां, उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था और आप सब कैसे ये के ऊपर छोड़ दिया था कि उस प्रश्न का उत्तर बताइए। और प्रश्न यही था कि बाकी जीव जंतु वनस्पतियां तो कुछ न कुछ देते हैं। वनस्पतियों से हम भोजन पाते हैं, खाद्यान्न पाते हैं, पेड़ से लकड़ी पाते हैं और दूसरी चीज़ें पाते हैं, वस्त्र पाते हैं। वनस्पतियों से हम ऑक्सीजन पाते हैं। हम भी वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और जो शिकारी पशु हैं वो दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, वो उनका भोजन बनते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती तो छोटी मछलियां उनका भोजन बनती हैं। इस तरह से इस चक्र में सब कोई किसी दूसरे को कुछ न कुछ देता है। मनुष्य को जानवरों से ही ऊन मिलता है, वस्त्र मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, रेशम मिलता है। तो मैंने प्रश्न ये पूछा था, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को क्या देता है? जीव जंतु वनस्पतियों को तो चलिए कुछ देता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों को देता है, उसका जो मलमूत्र है वो खाद के काम आता है, या सुअर या और दूसरे जानवरों का भोजन भी बन जाता है, बैक्टीरिया और उन सब का। लेकिन मनुष्य मनुष्य को क्या देता है? हम अगर किसी और को कुछ देते हैं जो इन्हीं दूसरे जीव जंतु वनस्पतियों से हमें मिला और हमने किसी और को गिफ्ट दे दिया, तो वो देना नहीं हुआ। ओरिजिनली जो हमसे उत्पन्न हो और हम दूसरे को देते हैं। इसका उत्तर विस्तार से चर्चा कल के ह्यूमन वैल्यूज में होने वाली है। लेकिन लता जी के इस महाप्रयाण पर, और अब अभी तक वो जीवित थी शरीर से और अब वह अमर हो गई हैं, अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य जो सबसे ज्यादा किसी को दे सकता है वह आनंद, अपनी वाणी से, अपने गीतों से, अपने जीवन से। लता जी ने पूरे जीवन लोगों को आनंद दिया, भाव विभोर कर दिया, दिल के अंदर तक उतर गई, अंदर तक वाइब्रेशंस छोड़ करके लोगों को आनंदित करती रहीं। तो वह आनंद उन्होंने दिया है इतने सालों, 70-80 साल, और जो अब हमेशा हमेशा चलता रहेगा। तो मनुष्य एक चीज जो किसी को दे सकता है वह है आनंद। अन्य विषयों पर तो हम लोग इस पर कल चर्चा करेंगे। तो लता जी पर मैं अपनी 2 कविताओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। भावांजलियाँ। तो पहली कविता का शीर्षक ही है, गीत है भावांजलि। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी दूब, कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी दूब, सुख दुख की ये पाली हमने खेली खूब। लोगों को दूर से लगता होगा कि लता जी के जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहा होगा, लेकिन लता जी का इंटरव्यू सुनिए, लता जी का जीवन पढ़िए। वो जैसा कि मैंने बताया अभी कि वो अपने जीवन के झंझावातों से इतनी दुखी रही कि दोबारा वो लता नहीं बनना चाहती थी, ये जीवन नहीं जीना चाहती थी। वही अपने को जलाती रहीं और रोशनी करती रहीं, दूसरों को आनंद देती रहीं। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप, सुख दुख की ये पाली हमने खेली खूब, सुख दुख की ये पाली हमने खेली खूब। दुनिया ने कितना फुसलाया, दर दर बिना वजह भटकाया,
दुनिया ने कितना फुसलाया, दर दर बिना वजह भटकाया। लाख बोझ कंधे पर फिर भी गया नहीं मैं डूब। लाख बोझ कंधे पर फिर भी गई नहीं मैं डूब। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप। नहीं झुकी मैं, नहीं डरी मैं, नहीं झुकी मैं, नहीं डरी मैं, अंदर बाहर एक रही मैं। नहीं झुकी मैं, नहीं डरी मैं, अंदर बाहर एक रही मैं। सबको मैंने खूब हंसाया या खूब रुलाया या खूब आनंद दिया। सबको मैंने खूब हंसाया, रमई हो याकूब। सबको मैंने खूब हंसाया या आनंदित किया, रमई हो याकूब। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप धूप। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप। सुख दुख की ये पाली हमने, खेली खूब। नहीं किसी की सेवा ली, ना ही ली है पूजा। नहीं किसी से सेवा ली, ना ही ली है पूजा। सभी रहे हैं मेरे अपने, सभी रहे हैं मेरे अपने, कोई नहीं है दूजा। किसी को लता जी ने दूजा नहीं समझा, सबको अपना ही समझा, सबको बेतहाशा प्यार दिया। मेरे लिए नहीं बेगाना, ना ही कोई है महबूब। मेरे लिए नहीं बेगाना, ना ही कोई है महबूब। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप। सुख दुख की ये पाली हमने, खेली खूब। और अब मैं अंतर ध्यान हो रही, अब मैं अंतर ध्यान हो रही, स्थूल से सूक्ष्म वितान हो रही। अब मैं अंतर ध्यान हो रही, इस धरती से डिसअपियर ये बॉडी हो रही है, स्थूल से सूक्ष्म वितान हो रही। अनंत परिधि का वृत्त हो गई, नहीं रही अब सीमित क्यूब। एक ठोस, एक क्यूब के रूप में अब नहीं रही। अनंत परिधि, अनंत त्रिज्या या अनंत सरकमफ्रेंस या अनंत डायमीटर या अनंत रेडियस का एक सर्किल बन रही हूं अब। तो अनंत परिधि का वृत्त हो गई, नहीं रही अब सीमित क्यूब। अब केवल अपने शरीर के इस क्यूब में, इस ठोस में, एक घन में सीमित नहीं रही। तो अब मैं अंतर ध्यान हो रही, स्थूल से सूक्ष्म वितान, सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म एक चादर नुमा पूरा ये वितान, एक जो फैला हुआ वितान है। अब मैं अंतर ध्यान हो रही, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म वितान हो रही। अनंत परिधि का वृत्त हो गई, नहीं रही अब सीमित क्यूब। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप। सुख दुख की ये पाली हमने, खेली खूब। और अब आखिरी पद है, जब भी सोचोगे पाओगे, जब भी सोचोगे पाओगे, जहां पुकारोगे पाओगे। कोई ना कोई मेरा गीत ही आ जाएगा अगर पुकारोगे तो, तुम्हारे ध्यान में, जहन में या कहीं से भी। जब भी सोचोगे पाओगे, जहां पुकारोगे पाओगे। कस्तूरी सम तुम में भी तो रची बसी हूं खूब। कस्तूरी सम तुम में भी तो रची बसी हूं खूब। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप। सुख दुख की ये पाली हमने, खेली खूब। जब भी सोचोगे पाओगे, जहां पुकारोगे पाओगे। कस्तूरी सम, जैसे कस्तूरी के अंदर वो मृग के अंदर कस्तूरी छिपी रहती, वैसे जितने चाहने वाले हैं सबके अंदर लता जी अब उसी तरह से बस गई हैं, कस्तूरी की तरह से। कस्तूरी सम तुम में भी तो रची बसी हूँ खूब। कितने चंदन, कितने अक्षत, कितनी धूप। सुख दुख की ये पाली हमने, खेली खूब। और दूसरा एक गीत है जो लता जी को समर्पित है, कि किस तरह से आज तक कोई लता जी ने जैसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी राह खुद बनाई है, किसी की नकल नहीं की है। सब कुछ उनका ओरिजिनल है। अपना जीवन अपने को खुद को तराशा है, कहीं किसी का उधार लिया हुआ या नकल नहीं है। उस पर समर्पित है, उनके उस कैरेक्टरिस्टिक पर समर्पित है,
उनकी इस यूनिकनेस पर समर्पित है, उनकी इस विलक्षणता पर समर्पित है कि मंत्र मैंने पढ़े नहीं गढ़े हैं। तो लता जी को समर्पित है कि मंत्र मैंने पढ़े नहीं गढ़े हैं, भाव मैंने सुने नहीं गुने हैं। मंत्र मैंने पढ़े नहीं गढ़े हैं, भाव मैंने सुने नहीं गुने हैं। मित्र मेरे किस गीत की बात करूं, क्योंकि वो तो गीतों की ही सामग्री हैं, गीतों के ही अनपैरेलल्ड एक जीता जागता फरिश्ता हैं गीतों की। तो मित्र मेरे किस गीत की बात करूं मैं, कुछ गीत मैंने पिया है, कुछ गीत मैंने जिया है। केवल गाया ही नहीं है उन्होंने गीतों को, उन्होंने कुछ गीत मैंने जिया है और कुछ गीत मैंने पिया है। कुछ गीत मैंने पिया है और कुछ गीत मैंने जिया है। सत्य मैंने बांधे नहीं साधे हैं, सत्य मैंने बांधे नहीं साधे हैं, और धर्म मैंने सराहे नहीं निभाए हैं। सत्य मैंने बांधे नहीं साधे हैं, धर्म मैंने सराहे नहीं निभाए हैं। मित्र मेरे किस दृष्टि की बात करूं मैं, मित्र मेरे किस दृष्टि की बात करूं मैं। कुछ दृष्टि मेरी गहरी है और कुछ दृष्टि मेरी प्रहरी है। कुछ दृष्टि मेरी गहरी है, कुछ दृष्टि मेरी प्रहरी है। मित्र मेरे किस दृष्टि की बात करूं मैं, कुछ दृष्टि मेरी गहरी है, कुछ दृष्टि मेरी प्रहरी है। खुली आंखों की थी लता जी, अंधविश्वास और इन सब और या किसी के प्रपंच और इन सब से बहुत दूर, एकदम सरल निश्चल। तो कुछ दृष्टि मेरी गहरी है, कुछ दृष्टि मेरी प्रहरी है। राह मैंने पाई नहीं बनाई है, एकदम यूनिक, पहले कोई लता नहीं हुआ था, भविष्य में शायद कोई लता हो जाए। राह, क्योंकि उन्होंने राह बना दी है। राह मैंने पाई नहीं बनाई है, सुबह शाम हम चले नहीं ढले हैं, सुबह शाम हम चले नहीं ढले हैं। मित्र मेरे किस घाव की बात करूं मैं, मित्र मेरे किस घाव की बात करूं। खूब घाव मिले हैं उन्हें, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि दोबारा लता नहीं बनना चाहूंगी। लेकिन मित्र मेरे, वो जो घाव मिले उसके साथ क्या किया उन्होंने। अगर वो जली हैं एक दीपशिखा की तरह से, अपने को जलाया है, या जो घाव लिए हैं, लेकिन तो उससे दूसरों को रोशनी दी है। और जो घाव लिए हैं तो इस पर्पस के लिए, कुछ घाव मैंने लिया है और फिर लेने के बाद कुछ घाव मैंने सिया है, उसको ठीक ठाक कर दिया है, दुरुस्त कर दिया है, मिटा दिया है। तो राह मैंने पाई नहीं बनाई है, सुबह शाम हम चले नहीं ढले हैं। मित्र मेरे किस घाव की बात करूं मैं, कुछ घाव मैंने लिया है और कुछ घाव मैंने सिया है। तो ये मेरी दो गीत थे जिनके माध्यम से, जो बिल्कुल लता जी पर अप्रोप्रिएट बैठते हैं, इसलिए मैंने उनको आपके सामने रखा। अब आशुतोष जी ने एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया है लता जी पर, उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आशुतोष मिश्र जी ने लेकिन उसको सुनाए एक और अच्छी बात कि लता जी ने कभी अपने को अपने स्तर को गिरने नहीं दिया। बहुत संस्कार और मनोरंजन की सकारात्मकता को ध्यान में रखा। कभी थोथी मतलब पॉपुलैरिटी के लिए समझौता नहीं किया कि लो स्टैंडर्ड की चीज़ें गा दें। एक क्वालिटी की डिमांड करती थी, एक सकारात्मक और एक क्वालिटेटिव जब तक उनका
नहीं मिलता था तब तक उसे नहीं स्वीकार करती थी गाने के लिए। वो दूसरे और गाने की जो प्रसिद्ध गायिकाएं रही हैं उनकी तरह नहीं रही। एक उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया। एक देश में या धरती पर संस्कृति और सभ्यता के क्वालिटी और स्टैंडर्ड से समझौता नहीं किया, और वो चाहा कि जनरेशन्स में वह सकारात्मकता आए। ये केवल पैसे के लिए नहीं भागी, पैसा कोई बहुत देने को भी तैयार रहा होगा, लेकिन अगर वो चीज़ उनके मन माफिक नहीं थी, वो स्टैंडर्ड की नहीं थी, फूहड़ थी या चीप थी, तो उसको नहीं स्वीकारा, नहीं गाया। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह एक पर्पस के साथ संगीत के दुनिया में थी, यूं ही नहीं थी, केवल पैसे के लोभ में नहीं थी। अब मैं आशुतोष मिश्र जी सुन भी रहे हैं तो इसलिए और अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो लिख करके भेजा है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ उनके अनुभव को। आदरणीय सर, आज लता जी का इस दुनिया से रुखसत होना मैंने न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि आज सीधे सीधे उनके देहावसान की खबर मीडिया पर आ गई। बचपन से ही लता जी से अलग सा लगाव रहा है, और आशुतोष जी यह लगाव हम सब के बचपन से उनसे वैसा ही रहा है। ये पूरी जनरेशन लता जी को उसी रूप में आज तक समझती रही, इज्जत देती रही, सम्मान देती रही, प्यार देती रही। तो बचपन से ही लता जी से अलग सा लगाव रहा है। ऐसा ही एक वाक्य आज से 18 साल पहले भी हुआ था। मैं कानपुर आया हुआ था, और जब शाम को लौटा तो टीवी पर लगातार लता जी के ही गानों का प्रसारण हो रहा था। 18 साल पहले आज से कानपुर में अपने घर आए तो देखा कि लता जी के ही गानों का प्रसारण हो रहा है लगातार। अमूमन ऐसा ही होता है जब कोई शख्सियत रुखसत होती है तो मीडिया का सारा कवरेज उस पर केंद्रित हो जाता है, जैसे आज सुबह से सारा मीडिया का केंद्रीकरण या फोकस लता जी हैं। मैंने बिना किसी से कुछ पूछे सिर्फ अंदाज लगाया कि शायद लता जी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से मीडिया कवरेज हो चल रहा था। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं साहस नहीं कर पा रहा था कि किसी से कुछ पूछ पाने का। डर लग रहा था कि कहीं कोई हाँ ना बोल दे, तो इसलिए पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया। मैं पूरी तरह इसे सच भी मान रहा था और किसी और से पूछने से डर भी रहा था, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सवेरे पूर्वाग्रह से ग्रस्त मैंने जब अखबार उठाया और उस सत्य को स्वीकार करने की मनस्थिति के साथ पढ़ने लगा तो मैं गलत साबित हुआ। उस रात तो उनके 76वें जन्मदिन समारोह के वजह से मीडिया उन्हें कवर कर रहा था। 75 साल की हो गई थी और 76वां था, इसलिए खूब मीडिया का कवरेज था। और ये बेचारे आशुतोष जी वो देख करके डरे भी, और फिर पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि कहीं अगर सही हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन आज उस रियलिटी को हम सबको स्वीकार करना पड़ रहा है। उस रात उनके 76वें जन्मदिन समारोह की वजह से मीडिया उन्हें कवर कर रहा था। मुझे जो सुकून मिला उसे शब्दों के बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। मैं ये जानता था कि प्रकृति का दस्तूर, मैं ये जानता था कि ये प्रकृति का दस्तूर है, लेकिन मैं इसे मानना नहीं चाहता था। काश आज फिर कोई ऐसा ही कह देता, या कोई कल सुबह हम लोग देखें अखबार में तो फिर पता चले कि ये इतना जन्मदिन था और लता जी हैं अभी। सबके मन में वो ख्वाहिश तो बची हुई है। काश आज फिर कोई ऐसे ही कह देता, लेकिन दिल ने मान लिया है कि लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। हम लोग उनसे न मिले
न उन्हें देखा। हम तो उनके गीत सुनते रहे और मानते रहे कि लता दीदी हैं। आज लगता है सारे चैनल, सारे अखबार, सारे मीडिया को इस खबर को दबा देना था। हम लोग न उनसे मिले न उन्हें देखा। हम तो उनके गीत सुनते रहे और मानते रहे कि लता दीदी हैं। आज लगता है कि सारे इनकी इच्छा होती है कि सारे चैनल, सारे अखबार, सारे मीडिया को इस खबर को दबा देना था। बेशक हम भ्रम में जीते रहते, लेकिन सर, आपके व्याख्यान सुनकर उतना पीड़ित नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ का जादू अब भी हमारे कानों को गुंजायमान करके दिल को सुखद अनुभूति देता ही रहेगा। और रही बात उनके भौतिक भौतिक स्वरूप के खत्म होने की, तो एक्सटेंशन ऑफ बॉडी का रहस्य समझने के बाद, वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि एक्सटेंडेड बॉडी तो उनकी जिंदा रहेगी ही। तो बॉडी में अगर लाखों करोड़ों अंग हैं, एक अंग नहीं है, लेकिन बाकी अंगों में तो जिंदा है। हम सब उन्हीं के अंग हैं, क्योंकि आवाज का जादू अब भी हमारे कानों को गुंजायमान करके दिल को सुखद अनुभूति देता ही रहेगा। और रही बात उनके भौतिक स्वरूप के खत्म होने की, तो एक्सटेंशन ऑफ बॉडी का रहस्य समझने के बाद यह सुकून भी है कि कोई कहीं नहीं जाता, सब हमारे साथ हैं और थे। अमृत तो सबको है, जो भी संवेदनशील है, जिसकी संवेदना का विस्तार है, जिसके जुड़ाव का विस्तार है, वह अमर है, वह मर सकता ही नहीं। आज यात्रा में था, जब उन्नाव पहुंचा तो खबर मिली, छंद विन्यास, मात्रिक और वर्णिक छंदों के बंधन से मुक्त रहते हुए जो भाव अंतस में उठ गए, उन्हें सीधे लिख दिया। जानकर इसमें मात्राएं गिने या वर्ण मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जानकार इसमें मात्राएं गिने या वर्ण मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधाओं के जाल में भावों को बांधना नहीं चाहता था। अपनी इन साधारण सी पंक्तियों के माध्यम से मैं सिर्फ उस सरस्वती की अनुपम अद्वितीय बेटी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने विचार लिखे हैं लता जी के बारे में। अपनी इन साधारण सी पंक्तियों के माध्यम से मैं सिर्फ उस सरस्वती की अनुपम अद्वितीय बेटी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। हम सब और आने वाली नस्लें आपको कभी नहीं भूल सकेंगी लता जी। हम सब और आने वाली नस्लें आपको कभी नहीं भूल सकेंगी लता जी। विनम्र श्रद्धांजलि, सादर सुमन, सुर सामग्री सुर सम्राज्ञी। मन की पीड़ा किसे सुनाएं, चश्मे तरफ किसे दिखाएं, जब सबका ही हाल एक सा, किससे समझें क्या समझाएं। पूरे देश का, पूरी दुनिया का हाल वही हो गया है। मन की पीड़ा किसे सुनाएं, चश्मे तरफ किसे दिखाएं, जब सबका ही हाल एक सा, किससे समझें क्या समझाएं। वो खामोश हुई तो लगता सुर लय ताल हुए खामोश। वे खामोश हुई तो लगता सुर लय ताल हुए खामोश। जन जन की आंखों में आंसू, जन जन की आंखों में आंसू, आज उड़े हैं सबके होश। जीवन की हर एक सांस में जितने भी हैं नगमे शामिल, जीवन की हर एक सांस में जितने भी हैं नगमे शामिल। तुम शामिल जब हर नगमे में, तुम शामिल जब हर नगमे में, कैसे तुम्हें भुला हम पाएं। मन की पीड़ा किसे सुनाएं, चश्मे तरफ किसे दिखाएं, जब सबका ही हाल एक सा, किससे समझें क्या समझाएं। तो बहुत सुंदर आशुतोष जी, आपने जो प्रयास किया, जो हम लोगों के विचार भावों को भी शब्द देने की जो कोशिश की, और जिस तरह से शुद्ध भाव से अपने को प्रकट किया, वो बहुत ही अच्छा लगा, और उसके लिए आपका विशेष साधुवाद, धन्यवाद। और पहली बार लोगों को ये लगा है कि भारत रत्न कैसा होना चाहिए और क्या होता है, कैसे कोई किसी के दिलों में राज कर सकता है, कैसे
कोई अपने जीवन काल के पश्चात और भी महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है, और बीतते समय के साथ साथ उसका अस्तित्व और भी गहरा होता चला जाता है। तो हम सब आज लता जी के ही इस जाने के बाद उन्हीं के ख्यालों में, उन्हीं के विचारों में डूबे हुए हैं। ज़्यादातर घरों में भी सभी जगह उन्हीं की चर्चाएं हैं। तो यह एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, एकदम सरल सा, सिंपल सा, बिना किसी दबाव, प्रभाव, छल प्रपंच की वजह से, केवल अपनी साधना के द्वारा। तो जैसे गांधी जी के बारे में कहा गया था कि आने वाली नस्लें, आइंस्टाइन ने कहा था कि जो आने वाली नस्लें विश्वास नहीं करेंगी कि एक ऐसा हाड़ मास का आदमी कभी इस धरती पर चला था, वॉक किया था। ऐसे ही भविष्य में जिन्होंने लता जी के समकालीन उनको नहीं महसूस किया था, वो भी विश्वास नहीं करेंगे। एक एकदम सी सरल सी लड़की अपनी साधना के द्वारा इतने लोगों के दिल जीत सकती है। विश्वास नहीं करेंगे कि वो ऐसी पर्सनालिटी, दिव्य पर्सनालिटी इस धरती पर चली थी, इस धरती पर जिसका आवागमन हुआ था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये भाव गंगा, जो कि लता जी को ही समर्पित थी, और लता जी के जो गीत गंगा है और ये जो भाव गंगा है, दोनों को इस संगम बिंदु पर ही हम लोगों की ये भाव गंगा आज समाप्त की जानी चाहिए। कल की जो हम लोगों की भाव गंगा थी उस पर भुवनेश्वर जी ने कमेंट किया है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। और उसके बाद आशुतोष जी ने अभी अभी कुछ लिखा है, देखिए उसको भी मैं पढ़ना चाहूँगा। आज हो सकता है कि जो रेगुलर हम लोग 50 मिनट या 1 घंटे की भाव गंगा करते हैं, आज थोड़ा संक्षेप में ही उसको समापन कर लेंगे। भुवनेश्वर जी ने लिखा है, कल की भाव गंगा पर जो किन्हीं वजहों से 11 से 12 बजे रात हुई, उस पर इतनी व्यस्तता के बावजूद भी रात देर में भी भाव गंगा का प्रवाहन किया, इसके लिए आभारी हूँ। एक तरह से वसंत पंचमी के प्रति आपके प्रेम को यह दर्शाता है। आपके मुखारविंद से वरदे वीणा वादिनी वरदे और भी आनंद बढ़ा जाता है। आपका अंदाज ही निराला है। सबसे प्रभावित किया आपकी हाइकू ने, बस अंत है जाड़े का और फूलों का आगमन, यही तो बसंत है। मैं इसे एक अलग परिप्रेक्ष्य में लेता हूँ। आप जो अपना मिशन लेकर सारे समाज, देश और विश्व के लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, जरूर एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी, और वही जाड़े का अंत और फूलों का आगमन होगा। और वही एक दिन जाड़े का अंत और फूलों का संवेदना और जनतंत्र के फूलों का आगमन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर जी। काश आपकी ये जो भविष्यवाणी है और जल्दी फलीभूत हो जाती, और धरती पर सच्चे लोकतंत्र और सच्ची संवेदना का आगमन जल्दी हो जाता। जड़ और पंख की कविता को आपने रा कह दिया। जड़ और पंख कविता की नहीं, वो जो विचार कि जड़ और पंख में क्या संबंध होना चाहिए, कैसे उन दोनों में संतुलन या हार्मोनी होनी चाहिए, उस पर वो जो विचार था वो एकदम ताज़ा ताज़ा रा जैसा था। तो इसलिए मैंने उसको कहा, लेकिन आपने उसको दूसरे रूप में उस पर विचार व्यक्त किए हैं, वो भी स्वागत है। जड़ और पंख की कविता को आपने रा कच्चा कह दिया, मुझे लगा कि इसे ताज़ा ताज़ा कहना चाहिए। तो चलिए आपकी इस बात को स्वीकार करते हैं। और आपका व्यंग्य भरा दर्शन तो इस बसंत ऋतु में सुनकर मन को बाग बाग हो गया कि आजकल के चुनाव के मौसम में एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो दिखाया जा रहा है अखबारों में और ये
अपने अपने कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो वह सब एडवर्टाइजमेंट वाला विभाग है। और जब ये लोग जो करोड़ों अरबों खर्च करके सत्ता में पहुंच जाएंगे और दुर्दशा करने लगेंगे, लूट मार करने लगेंगे, और लोग पूछेंगे कि आपने तो ये दिखाया था, तो वो कहेंगे कि वो तो हमारा प्रचार विभाग था, ये असली तो ये है जो नारकीय स्वरूप। तो हाँ, धन्यवाद भुवनेश्वर जी आपके इस टिप्पणी के लिए। और लता जी को याद करते हुए अब हम लोग विदा लें, इसके पहले आशुतोष जी का ये विचार आपके सामने रखता हूँ। सच्चा भारत रत्न चला गया, वही जो, और आपने कहा, आशुतोष जी ने लिखा है सच्चा भारत रत्न चला गया, बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष जी। आश्चर्य है कि मैंने भी टीवी चैनल्स पर इसको पढ़ा, बाकायदा जो नीचे लाइन चलती है, ये असली भारत रत्न चला गया, सच्चा भारत रत्न चला गया। पहली बार सारे टीवी चैनल्स या अधिकांश टीवी चैनल्स ने सच बोला है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या भ्रम और भ्रांतियां करते हैं, लेकिन सब एक स्वर से कह रहे हैं कि असली भारत रत्न, सच्चा भारत रत्न, या वाकई दिल में हर भारतवासी के मन में स्थान बनाने वाली चली गई। तो सब एक स्वर से अब यह बात लोग महसूस कर रहे हैं कि भारत रत्न कौन हो सकता है, कैसे दिल में स्थान बना करके अपने, केवल अपने आउटपुट से, और वह भी अपने सबको आनंद देने वाले आउटपुट से, कैसे प्रभाव लोगों पर डाल सकता है। कोई द्वंद्व फंद नहीं, कोई छल फरेब नहीं, कोई दबाव प्रभाव नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई डील नहीं, और सबके दिल पर राज करती चली गई धीरे धीरे। तो सच्चा भारत रत्न चला गया, बिल्कुल सही कहा आपने। आशुतोष जी के शब्द मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी भारत रत्नों के मामले में भले ही देश कई खेमों में बंट जाए, पर लता जी सबकी सोच अलहदा नहीं हो सकती। सब एक मत हैं, पूरा देश एक मत है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रदेश का हो। वो गाना तो हिंदी में या कुछ और भारतीय भाषाओं में गाती थी, लेकिन तमिल, तेलुगु, कहीं हर जगह उनकी वही पॉपुलैरिटी और हर जगह उनकी वही लाइकिंग। एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी, और आज फिर आपने जो बात कही है उसी पे याद आ गया कि हर खेमे में उनकी वही इज्जत, वही पॉपुलैरिटी, वही प्यार। तमिलनाडु में उनकी नई असेंबली बनकर तैयार हुई, करुणानिधि उस समय चीफ मिनिस्टर थे, मैं उस समय वहीं पोस्टेड था। तो रिकॉर्ड टाइम में, जब जितने समय में बनना था उसके पहले ही वो तैयार हो गया, और राष्ट्रपति उस समय प्रतिभा पाटिल थी, वो इनॉग्रेशन करने आई। लेकिन जो काम करने वाले, उसको रिकॉर्ड टाइम में बनाने वाले, जो इंजीनियर्स, जो वर्कर्स, जो मजदूर, जो मिस्त्री, उन सबको करुणानिधि ने एक अच्छा जेस्चर किया कि पहले दिन तो भव्य फंक्शन हुआ, बड़ा डिनर पार्टी और ये और वो, दूसरे दिन लंच में जितने काम करने वाले उस विधानसभा बनाने में थे, विधान सौदा या विधान का वहाँ कहते हैं, तो उसको सबको उन्होंने लंच पे एक पार्टी दिया। और उस लंच पार्टी में, जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में ज़्यादातर वर्कर्स यूपी और बिहार के ही हैं, चाहे वो मिस्त्री हों चाहे मजदूर, 99% या 90% आप समझ लीजिए यहीं के हैं। तो अब उन्हें ज़्यादातर वही थे फिर उस पार्टी में, तो वहाँ पर ज़्यादातर गाने लता जी के ही चले, सब हिंदी फिल्म में गाने थे, कुछ मेल वॉइसेस भी थी, और ज़्यादातर लता जी के ही गाने चलते रहे। बाद में पत्रकार लोग थे, तो उन्होंने करुणानिधि से पूछा, ये बताइए आप तो 60s के दशक में इतना हिंदी विरोध कर रहे थे, और यहाँ पर इस पार्टी में सारे गाने हिंदी में चल रहे हैं, आपको इसमें आपत्ति नहीं है? तो कह रहे हैं कि करुणानिधि ने कहा कि मेरा विरोध हिंदी से है, हिंदी गानों से नहीं है। यानी कि लता जी के गानों से उनको भी विरोध नहीं था,
ये है मतलब पॉपुलैरिटी या दिल में स्थान बनाना, कि तमिल का वह लीडर जो कि हिंदी विरोध के लिए जाना जाता है, लता जी के गानों को आनंद ले रहा था, विरोध नहीं किया उसको। तो बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी भारत रत्नों के मामले में भले ही देश कई खेमों में बंट जाए, पर लता जी के बारे में सबकी सोच अलग नहीं हो सकती। दोनों ही गीतों के माध्यम से लता जी के व्यक्तित्व को समग्रता से व्यक्त किया है। जो हमने दोनों गीत सुनाए तो उस पर उन्होंने बड़ा अप्रिसिएट किया कि धन्यवाद आशुतोष जी। आपने लिखा कि दोनों ही गीतों के माध्यम से लता जी के व्यक्तित्व को समग्रता से व्यक्त किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और इसी के साथ हम लोग आज की इस भावगंगा को यहीं पर विराम देते हैं, लता जी को याद करते हुए। लता जी को हम लोग जो दिल में स्थान है और बढ़ता ही जाएगा। एक कहानी की तलाश मेरी एक कहानी है जो अंग्रेजी उपन्यास विन 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 द ऑर्फन वे, उसका एक तरह से बीजारोपण है। और वहाँ उसमें एक छोटा सा बच्चा सवाल करता है अपने अनाथालय की कहानी से शुरू होती है कि साहित्य या कहानी या कविता या गीत क्या होता है, किसी अच्छा गीत या अच्छा कहानी या अच्छा साहित्य क्या होता है। तो उसने कहा वही होता है जो दिमाग में या मन में पाठक या श्रोताओं के धीरे धीरे और उगता बढ़ता रहता है। साहित्यकार या गीतकार या गाने वाला जो कह गया, जो शब्द आपके कानों में डाल गया, वो स्टैटिक न रहें, वो डिके ना हो और ग्रो करते चले जाएं। तो वही अच्छा साहित्यकार, वही अच्छा गीतकार, वही अच्छा रसज्ञ है। तो लता जी, निश्चय ही हम अपनी ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से और पूरे विश्ववासियों की ओर से आपको ये आश्वस्त करते हैं कि आपके जो ये गीत हैं वह और ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और हमेशा हमेशा आप जिंदा रहेंगी, आप अमर रहेंगी। इसी के साथ भावगंगा का ये 84वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।